अस्सलाम वालेकुम। दोबारा 106 का तीसरा पार्ट शुरू। अच्छा जी, हम चल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में फाइनल अकाउंट, सस्टेनेबिलिटी और ईपीएस। अच्छा, एक बात है, आज चीज़ें हो जानी है कंक्लूड, लेकिन स्टिल अगर मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके पास होना चाहिए और मैंने नहीं पहुंचाया, तो मैं नहीं, वो फिर ऐसी चीज़ थोड़ी होगी कि पार्ट बी में हो। पार्ट बी वाले तो ऑलरेडी सारे दे दिए हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा पढ़, हर दफ़ा ना बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ रहा होता है बेचारा, क्योंकि जो पिछली बार वाला बी होता है वो बीच में डाल देते हैं और कुछ एडिशनल चीज़ आ जाती है बीच में। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ लगे एहतियातन के जी होनी चाहिए, तो वो फिर मैं, अगर हुई तो वो मैं 20, 21, 22 इन दिनों में किसी वक्त में आके रिकॉर्डिंग कर दूंगा एक, ठीक है। वो ताकि आपको पहुंच जाएगी आप। बस बस मुझे एक दो बच्चे चाहिए जो यहाँ लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रहे हो, वो भी बड़े हैं, मैं उनको बिठा के पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। इसके एमसीक्यूज़ कुछ मैंने करवा दिए थे और बाकी जो ज़रूरी समझे थे, बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पास पेपर्स तो हमने इसके सारे ही कर लिए थे। यहीं पर ही तो हमने इत्तफाक से चूक कर ये 19 भी कर लिया था, जो रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर आया हुआ है, मार्च 26 2026 का ये चौथा सवाल जो भी देखा है, ठीक है। उसके अलावा सारे पास पेपर्स हमने किए थे अच्छे तरीके से। इसको पास पेपर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम अभी तक आया नहीं है, ठीक है, और बाकी इनको हमने बड़ी तफसील से कर लिया था। रिवीजन प्लान को अगेन फॉलो कीजिएगा इसके अंदर भी, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप IFRS 15 का। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो इसकी जो मीटिंग करूँगा, एक मैंने कहा था कि मीटिंग अभी करूँगा मैं, अभी क्लासेस से फ्री हो गई किसी वक्त 2-4 दिन में, तो उसमें आके वो भी पूछ सकते हैं। IFRS 9 पे मैं आ गया हूँ जी। IFRS 9 की ना एक छोटी सी रिवीजन मार लेनी चाहिए हमें, क्या ख्याल है? ठीक है, ज़रा पुराना हो गया है और सवाल भी आया हुआ है। अच्छा, IFRS 15 के अंदर तो पता ही है ना आपको, 5 स्टेप अप्रोच जो थी, मोटी मोटी बातें तो जेहन में है ना, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर को। तो आप कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर क्राइटेरिया थे 5, कि दोनों पार्टीज़ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया हो, सेलर ने आइडेंटिफाई किए हो दोनों पार्टीज़ के राइट, सेलर कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स, सेलर को उम्मीद हो के पैसे आ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस। और 6वीं चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, कि ऐसी शिक नहीं होनी चाहिए कि होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कोई एक टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेशन टू अदर्स, ठीक है। भाई थोड़ी आवाज़ ज़्यादा रखेंगे। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा था जी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन भी होती है। बज़ाहिर दो अलग अलग नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर करीब करीब, मैं बिल्कुल ज़बानी कर रहा हूँ डिवाइस, ताकि आपके जहन में ये बातें ऐसे ही, ठीक है, करीब करीब अगर हों तो आप उन दो को एक कर लेते थे। किस सूरत में करते थे जी? अगर आपको लगता था कि ये दोनों का कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम है, या एज अ पैकेज जो है वो आपने इनको एंटर किया है, या फिर एक परफॉर्मेंस, एक की जो पेमेंट है वो दूसरे की परफॉर्मेंस या डिलीवरी के ऊपर जो है वो मुनहसर होती थी, और तीसरा था ये दोनों एक ही PO हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आई थी। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर फिर हमने वो 7 सवाल किए थे एक ही दफ़ा में, फिर कुछ ऊपर भी एक दो किए थे, जिसके अंदर हमने कहा था रूल ये बना था सादा सा, कि अगर स्टैंड अगर गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस भी स्टैंड अलोन है, तो फिर पुराना कॉन्ट्रैक्ट अलग है, नया अलग है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, यही है। अगर गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है, तो फिर हमने कहा था पुराने को टर्मिनेट करो और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, जिसमें पुराने का रिमेनिंग और नए वाला ऐड करके एवरेज प्राइस निकालो। और तीसरा था गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमने कहा था फिर ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वही चल रहा है, पिछली सेल भी गलत बुक हुई है, उसको भी सही कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये भी देखते जाए ना, वैसे हमने इस चैप्टर को भी यूँ गुजारा था और कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं थी, इसमें से छोटी मोटी भी पढ़ ली थी। एनीवेज, फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन चलता रहा था जनाब, काफ़ी सारे सवाल किए थे, ये सारा कुछ आपने किया हुआ है, बड़ी मेहनत किया आपने, अब इसको लेट गो ना कीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आ गया था, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इसमें हमने कहा था जी, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि गुड्स सर्विसेज अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हो
और फिर दूसरी बात थी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हो, तो ये जितनी डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज होंगी उतनी पीओस, ठीक है। और अगर अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट ना रहें, तो फिर हमने कहा था कि ये बज़ाहिर दो नज़र आने वाली पीओस दो नहीं है, ठीक है, इनको कंबाइन करके एक कर दें, ठीक है। उसकी सूरत क्या बनी थी, ये कहा था कि जब बहुत सारे इनपुट मिलकर एक कंबाइन आउटपुट बना दें सैंडविच, इनपुट ऐसी है कि वो मॉडिफाई कर दे आउटपुट को जो रिवर्स ना हो सके, जे डॉट सूट वाला। और हाईली इंटर रिलेटेड में मैंने आपको कहा था कि कोई एग्जांपल अभी तक आईकैप से टेस्ट की नहीं है, लेकिन हाईली इंटर रिलेटेड के अंदर फिर हमने कुछ अपने तौर पे कुछ एग्जांपल्स देख ली थी कि जैसे असल में ना गुड सर्विसेज जब हम ये कहते हैं ना कि ये तो चल ही नहीं सकता अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो, तो वो तो फिर पहले ही जो है वो कंबाइन होकर एक पीओ बन जाती है, ठीक है ना। तो खैर इस तरह से आप डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते थे। इसमें भी तकरीबन सारा कुछ ही आपने कर डाला था। फिर जनाब तीसरा स्टेप आ गया था, आसान स्टेप था, डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। आसान ही है ना, जब हो जाए चीज़ तो आसान ही होती है। ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। ये डेफिनेशंस भी जहन में रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है एक दो में, ठीक है ना। उसके बाद कितनी चीज़ें हैं जी जिनका ख्याल रखना था, 5 चीज़ें थी, जिसमें से एक सिर्फ ज़बानी कलामी थी, बाकी न्यूमेरिकली हमने की थी। तो वेरिएबल कंसिडरेशन है तो उसका ध्यान रखो, कंस्ट्रेनिंग कंस्ट्रेंट है वेरिएबल कंसिडरेशन के। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया। फिर कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, और क्या था जी, नॉन कैश कंसिडरेशन। रख ना लूँ, याद आ रही बात, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन हुई थी, तो फिर हमने स्टेप 4 में कदम रखा था कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन हो गई है, पीओ सेटिस्फाई हो गई हैं, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो हर पीओ पर बेस्ड ऑन इट्स स्टैंड अलोन प्राइस। अब उसमें फिर चीज़ पढ़ने वाली ये आई थी, अगर स्टैंड अलोन प्राइस ना गिवन हो किसी की, तो उसको निकालने के लिए फिर 3 मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। वो 3 मेथड्स थे, मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, मार्कअप जो भी हो, ठीक है, और रेजिडुअल अप्रोच, ठीक है। फिर स्टेप 5 में हम पहुंच गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, बड़ा खपे थे इसके ऊपर भी। पीओ को सेटिस्फाई करते जाओ, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाओ। अब अगर पीओ एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा। अगर पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो, अब पीओ ओवर टाइम का रूल हमने पहले पढ़ लिया था कि पीओ ओवर टाइम कब सेटिस्फाई होती है, जब कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो, और उसकी सूरतें 3 ही थी, या तो कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है साथ साथ, या फिर बना रहा है तो कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। मसलन हमने कहा था प्रेमिसेस हमारी और वो बिल्डिंग बना रहा है। या तीसरा था सेलर के पास कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है एसेट का, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या स्पेशल नेचर की वजह से। और दूसरी बात भी ज़रूरी क्या थी, सेलर के पास राइट ऑफ पेमेंट है फॉर वर्क डन टिल डेट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। अगर इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया मीट हो जाए तो पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा। और अगर इन तीनों में से कोई ना हो तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम दे, इन तीनों में से कोई ना हो तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम। उसके फिर कुछ इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, वो 5 इंडिकेटर्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि न्यूमेरिकली ना सही, थ्योरेटिकली इनको पूछ लेता है, ठीक है। तो हमने कहा था सेलर हैज़ राइट ऑफ पेमेंट, तो ये क्या, इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल ट्रांसफ़र। फिर कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल, जिसका इस ये इंडिकेशन है कंट्रोल ट्रांसफ़र। लेकिन एक्सेप्शन क्या थी, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, उसमें लीगल टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन कंट्रोल हो जाता है, ये एक्सेप्शन थी। फिर कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन, तो ये निशानी है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन फिर एक एक्सेप्शन थी बिल एंड होल्ड, और एक एक्सेप्शन थी कंसाइनमेंट। ये दोनों इसी की एक्सेप्शन बनती हैं एक तरह से। सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी क्या है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस में क्या होता था, सेलर कस्टमर के पास पोजेशन है बट हम कह रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अच्छा, बिल एंड होल्ड में कस्टमर के पास पोजेशन नहीं है और हम कह रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफर्ड है। ये बात समझ आई, ये दोनों एक्सेप्शन बनती हैं इसकी, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफ़र तो कंट्रोल ट्रांसफ़र, रूल ये है, इंडिकेटर है, ठीक है। अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस में पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया लेकिन हम कह रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र, हमारी इन्वेंट्री कस्टमर के पास, याद आ रहा है, ठीक। और दूसरा केस क्या है जी, बिल एंड होल्ड, पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र, हम तो बिहाफ पे उसके होल्ड कर रहे हैं और कस्टोडियन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक हो गया, 3 हो गए। चौथा था रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, कस्टमर को ट्रांसफ़र हो गए और कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टेप 5 ये था। उसके बाद फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन वाली बातें शुरू होनी है,
क्योंकि ये तो क्रेडिट साइड की लड़ाई थी, सारी हमने लड़ ली कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें, कितना करें, कैसे करें, ट्रांजेक्शन प्राइस क्या हो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अगली बात शुरू हुई थी प्रेजेंटेशन की, मेरे ख्याल से वही हुई थी, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बीच में, सॉरी आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ क्या है, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी भी डिस्कशन दो तरह से थी। कॉस्ट टू ऑब्टेन वो वाली जो होनी ही होनी थी, जो इंक्रीमेंटल नहीं है, जो होनी ही होनी थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, ठीक है, उनको एक्सपेंस आउट करते थे, लेकिन अगर वो रीइंबर्स हो सकती हो तो उनको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। और वो कॉस्ट जो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट आई, कॉस्ट टू ऑब्टेन है लेकिन इंक्रीमेंटल है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो हमें वो इनकर करनी पड़ी, मसलन कमीशन ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हमने कहा था कि ये एसेट बनाएं, और अच्छा वाला लफ्ज़ याद कर लिया था हमने, अमोर्टाइज ओवर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बजाय हमने क्या कहा था, अमोर्टाइज, ये मैं लिख ना लूँ यहाँ पे, अमोर्टाइज, यूँ कर लें बल्कि, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस, मतलब इसका क्या है, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम बेसिस एज, हाँ एज पी ओ इज सेटिस्फाइड। तो ये अच्छा जुमला था, इससे ज़्यादा फायदा हुआ था हमें सवालों के अंदर भी जाके आगे, ऐसे ही है ना, पीओ जैसे। अब इसी से ही फिर हमने अगली बात भी कर ली थी कि अगर पीओ सारी इसी साल सेटिस्फाई हो जाए तो एक्सेप्शन क्या है, इसको फिर एक्सपेंस आउट ही कर दो, इसको क्या कैपिटलाइज करें। यहीं पे ये जुमला बोला था, लिखा नहीं था जब ये वाली एक्सेप्शन दी थी, ठीक है। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थी, उसके अंदर फिर सवालों के अंदर भी हम देखते चले गए, फिर प्रेजेंटेशन की बात शुरू हुई थी, ठीक है। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है तो, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है तो डेटर, रिसीवेबल, कंडीशनल राइट टू रिसीव है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या था ये दोनों तरह से आ जाती थी, इसके अगेंस्ट के आपने गुड्स डिलीवर कर दिए तब भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मतलब आपने कैश पहले ले लिया तब भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाती थी, और कभी कभी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आती थी। जब लिखा होता था एग्रीमेंट के अंदर अनकंडीशनल राइट फलां दिन एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो हमने फिर जो पढ़ा था एंड पे जाके, नो कैश नो डिलीवरी, नो कैश नो डिलीवरी, याद आ रहा है, स्टिल अनकंडीशनल राइट। तो इस सूरत में फिर क्या बना था, इस सूरत में इधर रिसीवेबल बना था और उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आई, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे हमने देखी थी, किसी एमसीक्यू में भी काम आ सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिसीवेबल के अगेंस्ट तो खड़ी हो सकती है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। और यार किधर आ गए एकदम से ही हम जंप लगा के, तो प्रेजेंटेशन पे थे हम, अब ढूंढना भी मुश्किल है, इतना लंबा स्टैंडर्ड था, है ना। ये जी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बड़े तफसील से पढ़ा था हमने, बस प्लीज़ रिवीजन में रिवीजन प्लान को फॉलो करिएगा, और वो काम जितना लिखा हुआ लाजमी करिएगा। कोशिश ये करिएगा कोई भी टॉपिक करें तो उसको एक सीटिंग में करें, हिम्मत करके, दो बहुत बड़ा हो चलो उसको दो हिस्सों में कर लें तो खैर है। होता है ना कि बच्चे 3 पेपर वाले तीनों रोज़ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, 4 वाले कोई चारों भी रोज़ पढ़ रहे होते हैं, मैं तो खैर 4 नहीं पढ़ सकता था, अपने ज़माने में 2-2 कर लेता था, लेकिन 3 वाले नॉर्मली तीनों साथ पढ़ रहे होते हैं। तो उस सूरत में बहुत बड़ा टॉपिक हो, वैसे तो मैंने आपको एंड पे भी अर्ज़ करना है और पहले भी करता रहा हूँ कि 13 से 14 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं 3 पर्चे वाले तो अच्छी बात है। तो अगर 13-14 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हर पर्चे के लिए उनके पास ऑन एवरेज कोई 5-1 घंटे मौजूद है। तो बस ज़रा अटेंटिवली पढ़ना है, मोबाइल लेस होकर पढ़ना है, तो बड़ा टाइम होता है। तो कोशिश करनी है किसी भी टॉपिक का जो आप रिवीजन करें तो एक सिटिंग में एक गो में सवाल करें, इससे ज़्यादा अच्छा आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। चीज़ें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से आ रही होती हैं, तो रिवीजन प्लान को सामने रखना है, ठीक है। आपको चीज़ें आती हैं, रिवीजन प्लान को सामने रखें और जो उस तरतीब में सवाल लिखे हैं उसमें करते चले जाएँ, ठीक है। वो पूरे हो गए, उसके बाद फिर तसल्ली के लिए अपने नोट्स एक बार देख लें, कोई ऐसी चीज़ जो हमसे रह गई हो एक दफ़ा किताब को गो थ्रू करें, उस पर साइड पर रखें, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉन कैंसिलेबल की बात भी हमने कर ली। फिर डिस्काउंट वाउचर्स, अच्छा तो डिस्काउंट ऑन सेल, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंट्रो वाला, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स में ले अवे सेल्स था, एजेंसी सेल्स था, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न था, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट पढ़ा था इसमें, डिस्काउंट वाउचर्स हमने पढ़े थे, रिफंड लाइबिलिटी लिखी हुई है, लॉयल्टी प्रोग्राम था, अभी तक कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर तो यही है, पास पेपर सारे हो गए, एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, ठीक है। रिवीजन प्लान को फॉलो करिएगा,
अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। IFRS 9 पे मैं आ गया। IFRS 9 को हाँ कोई बात नहीं, कर लेते हैं, अभी बता देना बस मुझे। अब वैसे वो आप खुद भी कर सकते हो जीरो रेट वाला। जीरो रेट पता क्या होगा, आपकी पेमेंट कोई नहीं हो रही होगी लेकिन इफेक्टिव रेट होगा। उसकी वजह ये है कि आप क्यों किसी जगह पे पैसे रख रहे होंगे, आपको 100 वाली चीज़ कल को 120 वापस मिल रहे होंगे तभी ना, ऐसे थोड़ी कोई रखता है। तो वो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए, इफेक्टिव सवाल में गिवन होगा लेकिन आप एक्सेल पे निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट बुक हो रहा होगा और कूपन रेट जीरो होगा, एंट्री जीरो से कर लेंगे, बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन वो शुरू था इसलिए उस वक्त ज़रा नहीं छेड़ा था। बहरहाल वो जाते जाते कर लेंगे वो भी। फिलहाल ज़रा समरी देखें। सबसे पहले हमने किए थे इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को किया था। जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में दो मॉडल्स थे, FETPL और FET-OCI। ठीक है, बात यूं कर लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है ये देख लेंगे। हाँ अब हेडिंग तो बनाने दो। इनिशियल मेजरमेंट हर एक की करते जाएंगे ना, ऐसे ही आप हेडिंग बना लेना। उसके बाद वर्किंग किस तरह की बनाते थे, लेजर बनाते थे, मॉडर्न स्केड्यूल बनाते थे, ठीक है ना, इस तरह से ज़रा। उसके बाद डिविडेंड या इंटरेस्ट का क्या करते थे। उसके बाद फेयर वैल्यू ईयर एंड पर देखते थे या नहीं देखते थे। ईयर एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, यस नो कर लेंगे ना। और साथ ही फिर ये बातें करके P&L के अंदर क्या जाता था, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट पे तो क्लोजिंग ही आते हैं मेरे ख्याल में। OCI लिख लेते हैं, P&L में या OCI में कुछ जाना है या नहीं जाना, किसका जाना है किसका नहीं जाना, ठीक है, P&L और OCI। तो एक छोटी सी समरी सी बना लेते हैं और फटाफट इनको गो थ्रू कर लेते हैं। एक वो समरीज हैं जो आपको किताब के अंदर बनाकर दी गई हैं, वो समरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं ज़रा इस तरह से इसको रिवाइज करना चाह रहा था। अच्छा जी, उतने उतने निकली जा रहे थे, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब शुरू करें जी बात। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर FETPL मॉडल में है तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे करेंगे, परचेज प्राइस पे, ठीक है जी। और वर्किंग कौन सी करते थे जी, T अकाउंट बनाते थे। डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिविडेंड आता था। और डिविडेंड कहाँ जाता था जी, डिविडेंड आता था और वो P&L में जाता था, डिविडेंड P&L। और फेयर वैल्यू एट ईयर एंड देखते थे, बिल्कुल देखते थे। P&L के अंदर क्या कुछ जाता था इस केस में, फिर एक तो डिविडेंड जाता था, हाँ ट्रांजैक्शन तरतीब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इधर ही जाती थी, फिर डिविडेंड जाता था, फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस। OCI में कुछ जाता था इसका, थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, ऐसे ही सबको कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे, अब ये लाइन ही सीधी नहीं ना, और ये बाद में फिर लाइन ही नहीं लगनी, एक बार लाइन सीधी कर ही लें ओके सौके होके, बाद से फिर आगे पीछे ही हो रहने में। चलें, अब उम्मीद है नज़र आता रहेगा सही। अच्छा जी, FET-OCI होता था तो परचेज प्राइस प्लस
ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बनाते इसका भी टी अकाउंट थे, इसमें भी डिविडेंड आता था और वो पीएनएल में जाता था, ठीक है जी। और फेयर वैल्यू गेन ईयर एंड पे देखते थे, पीएनएल के अंदर जाता था ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड तो आता है ना पीएनएल में, डिविडेंड आता था, और ओसीए के अंदर क्या जाता था, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। हाँ बस गेन लॉस ही लिख लें, रिजर्व में जाता था, वो बनाते थे ये नाम। अब सही जा रहा है उम्मीद है, और खुला खुला भी बनाएं आप, ज़रा बहुत ही करीब करीब कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब शेयर्स में और कुछ, मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बस यही था जी, और कुछ नहीं था, यही था बस, और तो कुछ नहीं था ना। क्या ख्याल है, समरी बन रही है? चलो उसके बाद हाँ वो वहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार जाके, फिर अगर आपका दिल कहेगा तो वो भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो समरीज लिखी हुई हैं आपके रिवीजन प्लान में कि वो आपको पढ़नी, वो जो टेबल्स बने हुए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा जी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में 3 मॉडल्स हमने देखे थे, एमोर्टाइज कॉस्ट, फिर एफईटी, ओसीआई और एफईटीपीएल। जो तरतीब में पढ़ा था मैंने उसी में लिख दिया, हालांकि ऊपर एफईटीपीएल पहले लिखा होता है ना, एफईटीपीएल। अच्छा जी, एमोर्टाइज कॉस्ट अगर होती थी तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते थे, परचेज प्राइस पे प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और वर्किंग कौन सी होती थी जी, एमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करते थे, एमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन। और डिविडेंड आता था या इंटरेस्ट, और कौन सा इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट। थोड़ी सी जगह बना ही ले यार यहाँ। जी, इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड या इंटरेस्ट दोनों आ सकते हैं, खुली कर लो जगह। इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट पीएनएल के अंदर, ठीक है जी, इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट, और जाता कहाँ पे था जी, पीएनएल में, ठीक है। और ईयर एंड के ऊपर इसके गेन लॉस फेयर वैल्यू को देखते थे हम, इसमें नहीं देखते थे। तो पीएनएल में फिर क्या क्या गया जी, क्या क्या, सिर्फ इंटरेस्ट गया, सिर्फ इफेक्टिव रेट वाला। और ओसीआई में क्या क्या गया जी, कख नहीं गया जी ओसीआई में, सादा वाला काम। फिर एफईटी ओसीआई में आए थे तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिकॉर्ड करते थे, एमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करते थे, लेकिन 3 कॉलम्स ऐड करते थे, याद है, 3 कॉलम्स ऐड करते थे। हाँ 3 कॉलम्स, बस 3 कॉलम्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें भी क्या होता था जी, इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट पीएनएल में जाता था, लेकिन फेयर वैल्यू को ईयर एंड पे देखते थे। और पीएनएल के अंदर तो वही इंटरेस्ट गया, लेकिन ओसीआई के अंदर भी फेयर वैल्यू गेन लॉस जाता था, ठीक है। और जब एफईटीपीएल में आते थे तो फिर हम क्या करते थे, और क्या करते थे जी, टी अकाउंट बनाते थे, टी अकाउंट, एफईटीपीएल सब में टी अकाउंट ही बना था। तो पीएनएल के अंदर क्या जाता था, जाता इंटरेस्ट रेट था लेकिन कूपन वाला, कूपन रेट इंटरेस्ट, और कहाँ पे जी, पीएनएल में, और फेयर वैल्यू को देखते थे। तो फिर ये पीएनएल के अंदर क्या गया जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट कूपन वाला, और तो और फेयर वैल्यू गेन लॉस भी। फुल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट कूपन वाला, और फेयर वैल्यू गेन लॉस, ठीक है। और ओसीआई में कुछ भी नहीं जाता था। ठीक हो गया जी। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ तशरीफ लाई थी, और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में 2 मॉडल्स थे, एमोर्टाइज कॉस्ट। और एमोर्टाइज कॉस्ट बड़ा अच्छा था क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट था हमारे इन्वेस्टमेंट इन
डिबेंचर वाले एमोटाइज कॉस्ट, बस वहाँ पे कैश दिया था, लोन दिया था, यहाँ पे लोन लिया होता था, वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम थी, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस था, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एमोटाइज कॉस्ट पे तो किस पे रिकॉर्ड करते थे, परचेज प्राइस नहीं बेटा, इशू प्राइस, और प्लस नहीं माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। एमोटाइजेशन की कैलकुलेशन होती थी, वर्किंग ये करते थे एमोटाइजेशन वाली, और इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट पीएनएल में जाता था। जाहिर है उधर इनकम इधर एक्सपेंस बस, और फेयर वैल्यू को नहीं देखते थे। तो पीएनएल के अंदर क्या गया जी, ओनली इंटरेस्ट, और ओसीआई के अंदर कख नहीं गया। फिर एफईटीपीएल मॉडल में आते थे तो हम इसको रिकॉर्ड करते थे किस पे जी, इशू प्राइस पे, और वर्किंग कौन सी होती थी हमारी, टी अकाउंट वाली, और कूपन रेट वाला इंटरेस्ट होता था जो पीएनएल में जाता था, लेकिन फेयर वैल्यू को हम देखते थे। तो पीएनएल के अंदर क्या आता था जी, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, फिर इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन लॉस आता था, लेकिन दो तरह के वो आ जाते थे ना, अपनी क्रेडिट रेटिंग वाला और दूसरा भी, तो दोनों में ही फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस कुछ आ जाता था पीएनएल में, अपने कसूर वाला ओसीआई में, और बाकी बैलेंसिंग कहाँ जाता था, पीएनएल के अंदर, ठीक है। तो ये जनाब हमारा तीसरा मॉडल था, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था। तो ये थोड़ी सी समरी बनाने की मैंने कोशिश की। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये सब कुछ कर लेने के बाद, हाँ हमने करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन भी कर ली और भी बहुत सारे काम किए थे। इम्पेयरमेंट ने फिर आके धमाका दिया, ठीक है। इम्पेयरमेंट में हमने कहा था जी कि हमने सिर्फ दो चीज़ों पे, शेयर्स पे इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। फिर एफईटीपीएल मॉडल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिबेंचर है या बस यही है, क्योंकि ये तो हमने पैसे देने हैं ना, तो हम खुद लोगों को बता रहे हैं जी हमारा इतना क्रेडिट रिस्क है, हम तो नहीं बता रहे होते ना, ठीक है। तो बेसिकली लगता सिर्फ किस पे था इम्पेयरमेंट का ये कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर पे, और उसमें भी एफईटीपीएल मॉडल पे नहीं लगता था। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, गेन लॉस पहले ही पीएनएल में जा रहा है, ये अपनी फेयर वैल्यू भी होता है, समझ लो इम्पेयरमेंट ना सही, फेयर वैल्यू लॉस के नाम से सही इसके ऊपर रिकॉर्ड होता है ऑलरेडी पीएनएल के अंदर। तो ले दे के रह गई थी सिर्फ, ठीक है, एमोटाइज कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट डिबेंचर है, या इन्वेस्टमेंट डिबेंचर जो है वो एफईटीपीएल एफईटीओसीए मॉडल पे है, तो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आता था। इसमें एंट्रीज बड़ी आसान थी, यानी अगर आपने पहले में ऐसे कर, अगर आपने एमोटाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट करते थे। मुझे अब नज़र, मुझे लगता है कहीं लिखा था, मैं देखता हूँ लिखा हुआ नज़र आ गया, तो भी यही होना है, ठीक है। अगर एमोटाइज कॉस्ट पे आपने रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिबेंचर को, तो इम्पेयरमेंट लॉस निकलता कैसे था वो रिवाइज कराता हूँ, एंट्री पहले याद कर लेना, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट, और अगर एफईटीओसीआई में रखा हुआ है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई क्रेडिट, ठीक है। तो फिर ये थोड़ी थेरी शेरी हमने पढ़ी थी, जनरल अप्रोच लगती है ये एमोटाइज कॉस्ट और एफईटीओसीआई वाले इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स पे, और सिंपल अप्रोच डेटर्स पे लगती है। ये आपको एक दो सवाल भी कराए थे, ये बचपन है, बचपन जो था आपका, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पता नहीं एंट्रीज लिखी थी, चलो खैर। अच्छा, फिर हमने वो जो पहला सवाल किया था ना, उसमें शुक्र है मैंने कुछ ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली थी, वो शायद क्वेश्चन बैंक का सवाल था। बहरहाल थोड़ा थोड़ा आइडिया उसके अंदर ये कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के मामले में एमोटाइज कॉस्ट एफईटीओसीआई हो, तो जिस दिन हम ये पैसे देते हैं, देते साथ ही अगर सवाल में कहे वो इनिशियल मेजरमेंट के वक्त ही कि कोई रिस्क है, तो आप लेकिन 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, 12 मंथ ईसीएल के ऊपर आप वो लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर ईयर एंड पे जाकर आपने देखना है क्या अभी तक लो रिस्क है, अगर लो रिस्क है तो 12 मंथ ईसीएल, और अगर रिस्क हाई हो गया है, स्टेज 2 पे चला गया है, तो फिर लाइफ टाइम ईसीएल, लेकिन इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से, और अगर क्रेडिट इम्पेयरमेंट की तरफ चला गया है तो फिर याद आ रही हैं बातें,
रिवीजन की ज़रूरत है, याद है इंशाल्लाह। ज़ाहिर है नई चीज़ पढ़ी थी उस वक्त, समझ आ रही थी तो समझ आई थी उस वक्त, अभी थोड़ा सा जहन से निकली हुई क्यों है, पुरानी बात होगी, ठीक है। खैर लिखा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। क्रेडिट इम्पेयर हो जाए तो इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक करना ही है लाइफ टाइम ईसीएल पे, लेकिन उससे ऑनवर्ड्स फिर जो इंटरेस्ट बुक होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा पीएनएल के अंदर, वो आपका नेट अमाउंट पे होगा, ग्रॉस अमाउंट में से इस इम्पेयरमेंट को भी माइनस करने के बाद। अब वो लिखा हुआ कभी मिल जाए ना, लिखा था मुझे याद है, इसी के ऊपर ही किया था। बारह ज़बानी कलामी बात कर ली हमने। एक सवाल ज़रा, हाँ ये सवाल भी देखते जाएं ज़रा। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर अगर एमोटाइज कॉस्ट पे है तो हम एंट्री करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट, और अगर एफईडी ओसीए पे तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई क्रेडिट। इस सवाल के अंदर आपका यहाँ कहीं लिखा होगा कि ओरिजिनेटेड अ लोन, और कहीं पे फुली रीपेबल है, कूपन रेट है, ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर कहीं फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। ये एक सवाल का फॉर्मेट भी ध्यान में आ जाए, क्योंकि हमने भी सवाल भी करना है। IFRS 9 का जो सवाल इस अटेम्प्ट में आया उसमें भी इम्पेयरमेंट थी, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर होगा, इसको देख के बताएं। ये एमोटाइज कॉस्ट वाला है या एफईटी ओसीआई वाला है? एमोटाइज कॉस्ट वाला है, क्योंकि आप देखें ओसीआई के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, सारा इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में जा रहा है और लॉस अलाउंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, सही है। इसके अंदर बस वो वाला मामला आया था कि तीसरे साल में क्रेडिट इम्पेयरमेंट हो गई थी। तीसरे साल में क्रेडिट इम्पेयरमेंट हुई थी तो फिर आपने पहले तो ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता आ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन फिर अगले साल के लिए हमने नेट अमाउंट पे निकाला था। चलें, ये बात भी हो गई। फिर वही बात लिखी हुई, वो कितने गई गल यार। ये इधर होनी चाहिए। पास पेपर्स चल रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, हाँ ये रहा। निकालना भी पड़ सकता है ना जी, निकालने का तरीका आना चाहिए। वैसे सवाल में उसने निकाल के दिया हुआ था, जितने सवाल में देखे उसने निकाला हुआ था। बहरहाल निकालने का तरीका क्या था, हमने कहा था जी 31 नवंबर 25 में मसलन एक इंटरेस्ट आ चुका है, और यहाँ खड़े होके हमें क्या शक पड़ा था कि, पहले शक देखते क्या शक पड़ा था। शक ये पड़ा था कि KL तो और मज़ीद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट तो गया, ठीक है, और 60% कैपिटल का भी मिल जाएगा, मतलब 40% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 40% 2 साल का इंटरेस्ट भी गया और प्रिंसिपल का 40% भी गया, तो ये है शॉर्टफॉल। अब इस शॉर्टफॉल को हमने कहा था जी कि क्या कर लो, इफेक्टिव रेट यूज़ करते हुए डिस्काउंट करो। ये आपकी है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की, इसको क्रेडिट लॉस कहें, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रहे, ठीक है, ठीक है। ये हमने नाम लिखे थे, ये निकालने का तरीका था। सवाल के अंदर आपको वो ये निकाल के देता है। फिर हमने कहा था कि इसका चांस कि अगले 12 महीने में ये हो जाएगा, ये 0.6 है। तो अगर इसी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को आप मल्टीप्लाई कर दे 0.6% से, तो ये क्या बन जाएगा, 12 मंथ ECL। आपको ये दोनों सवाल में दे रहा है, ना भी दे तो हमें निकालना आता है, ठीक है। लेकिन ये सवालों के अंदर आगे भी जितने सवाल थे उनको देख लें, या अभी रिसेंट एंड वाला सवाल देखें, तो ये दोनों गिवन होते हैं। बस पता ये होना चाहिए कि आपने कब 12 मंथ ECL यूज़ करना है, कब जो है वो लाइफ टाइम ECL यूज़ करना है, और कब आपने मतलब तीसरी स्टेज वाला काम भी देखना है, ठीक है ना। स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ से फिर आपको सिखाई थी ये कि अगर अच्छा, यहाँ पे IFRS 9 क्या कहता है, स्टार्ट में ही खड़े होकर अगर आपको कोई शक है तो आप क्या कर लो, 12 मंथ ECL के ऊपर इम्पेयरमेंट बुक करो। फिर अगर लो क्रेडिट रिस्क है तो फिर भी 12 मंथ ECL पे ही रहो, लेकिन थोड़ी तब्दीली तो आ ही जाती है ना, इसलिए आपका चेंज रिकॉर्ड होता था, ठीक है ना। और अगर हाई क्रेडिट रिस्क हो गया है तो लाइफ टाइम ECL के ऊपर रिकॉर्ड करो लॉस को, लेकिन इंटरेस्ट अभी भी ग्रॉस पे। लेकिन खुदा ना खास्ता क्रेडिट इम्पेयरमेंट हो गई, स्टेज 3 चली गई, तो फिर लाइफ टाइम ECL पे ही इम्पेयरमेंट बुक करो, लेकिन इंटरेस्ट फिर किस पे बुक होगा, अगले साल के लिए, ठीक है। तो ये हमने फिर एंट्रीज भी देखी थी। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट। क्यों, हमारे सवाल के अंदर स्टार्ट में कोई नहीं था, पर मैंने एंट्री करा दी थी, क्योंकि कुछ सवालों में आगे जाके आ गई थी। फिर
इन्वेस्टमेंट डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, ये हो पुरानी एंट्रीज की। तो पुरानी एंट्रीज वैसे ही चल रही हैं और फिर ईयर एंड पे जाके इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट हुआ था, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाए। ठीक है, सही है, कुछ रिवीजन हुई। ये भी वही काम चल रहा है सारा, तो अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी हमने। अब देखते हैं, वो OCI वाले सवाल भी किए थे हमने, शायद बोर्ड पे किए थे, यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। जब हम FET OCI के अंदर चलते हैं तो उसके अंदर फिर बस एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट OCI क्रेडिट। अब FET OCI में एक तो फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जा रहा होता है और दूसरा इम्पेयरमेंट लॉस का भी दूसरा इम्पैक्ट OCI में पड़ रहा होता है। ठीक है, तो फिर दोनों को मिलाकर हमने फिर रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व भी बैलेंस शीट में शो किया था। तो चूंकि वो सवाल नहीं नज़र आया तो बहुत अच्छी बात है, अभी जो करना वही है तो वो नज़र आ जाएगा सारा सवाल। ठीक है, करें शुरू, आ जाए जी। ये तो लीज का है, ये है जी, अजीब सा नाम है, अजीब अजीब नाम लिखे हुए थे पेपर में इसने, लेकिन बच्चे ने कहाँ पेपर में पढ़े होने, घर आके पढ़े होने। यूट्रियम लिमिटेड, वायल, ऑन एकम जनवरी 24। पढ़े ज़रा रिक्वायरमेंट, पढ़े सवाल पूरा। इससे पीछे कंसोलिडेशन है ना, वही कर लेनी इंशाल्लाह भी, लेकिन ब्रेक करके, बिल्कुल थक नहीं देना आज मैंने आप, जैसे ही महसूस होगा थक रहे बोल चलो ब्रेक। लंबी क्लास है ना बेटा, और रिलैक्स भी हो सकता, आप हैं और मैं हूँ। वो कह रहा है फंस गए आज, है ऐसा कुछ नहीं है, बेहतरीन पेस पे जा रहे हैं और सब पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं, शौक से आए हैं। हाँ जी, क्या लगता है हो जाएगा? पूरा पर्चा आपको ऐसे ही लगेगा कि हो जाएगा, और पर्चा हो भी जाएगा आपसे इंशाल्लाह। बस सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर लेना, फेल होने की वजह कोई नहीं रहती, फिर रिवीजन सही से कर लेना, सब कुछ आता होगा आपको इंशाल्लाह। कुछ सवाल ऊपर नीचे हो भी जाता है थोड़ा, रिक्वायरमेंट तंग करने के लिए, कोई बात नहीं, 2 सवाल भी खराब हो जाए खैर है, होंगे नहीं वैसे। पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, उसने बोल्ड करके लिखा है कि कहीं भूल ना जाए बच्चे, फ्रॉम वायल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31/25 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 8 नंबर का सवाल, ऑन यकम जनवरी 24, अब ये हमारा साल रेलेवेंट है क्योंकि हमने 24-25 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है ना। वायल परचेज 5 मिलियन बॉन्ड्स विद फेस वैल्यू ऑफ 50 ईच फॉर टोटल कंसीडरेशन ऑफ 215 मिलियन। तो ये 215 मिलियन क्या है जी? परचेज प्राइस, वेरी गुड, परचेज प्राइस। अब अलग से पर यूनिट निकाल, पर बॉन्ड निकालने की मुझे तो नहीं ज़रूरत नज़र आ रही, ठीक है। हाँ, कितने बॉन्ड्स, नहीं वो भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वॉज ऑल्सो इनकर्ड, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। अब देखते हैं ना आगे, ये तो बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, अगर तो इसने FETPL मॉडल पे रख लिया इनको तो फिर एक्सपेंस आउट करेंगे, नहीं तो FET OCI हो चाहे एमोर्टाइज कॉस्ट हो फिर ऐड कर देंगे। दीज बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स विल मैच्योर ऑन 31 दिसंबर 30, तो नज़र तो यही आ रहा है, मैच्योरिटी डेट दी हुई है, क्लियरली नहीं बताएगा तो फिर डिफ़ॉल्ट तो इसका यही है ना एमोर्टाइज कॉस्ट पे, लेकिन देखते हैं आगे क्या कहता है वो, ठीक है। तो बॉन्ड्स की लाइफ जो है वो ये है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल, ठीक है। ओके, कहानी खत्म। बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FET OCI, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट परचेज प्राइस में क्या हो जाएगी, ऐड, तो 215 जमा 4 219, हमारी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, 219। द बॉन्ड्स कैरी कूपन रेट ऑफ 12% पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर एंड इफेक्टिव रेट इज 15%, दोनों रेट्स गिवन है एज यूजुअल जैसे गिवन होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट बनानी है,
सुनो इधर, बैलेंस शीट बनानी है तो अगर इफेक्टिव वाला ज़्यादा कूपन वाला कम है तो ऐड होने वाली फिगर ज़्यादा और लेस होने वाली कम होगी तो आपका सारा ही नॉन करंट में आएगा। याद आ रहा है, सारा ही नॉन करंट में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कहता है जी, ऑन इनिशियल रिकग्निशन वायल डिटरमिन्ड दैट बॉन्ड्स वर नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड। क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है जी? क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, क्रेडिट इम्पेयर्ड, क्रेडिट इम्पेयर्ड, क्रेडिट इम्पेयर्ड ही नहीं लिख दो इसको, क्रेडिट इम्पेयर्ड, जरा ऐसे मैच कर जाएगा, क्रेडिट इम्पेयर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आज स्टेज 3 नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है आगे, ऑन 31 दिसंबर 25 रिसीव कर चुका है एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा, ये बाद में देखते हैं, पहले 24 की बात कर लें, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL एंड फेयर वैल्यूज एज अंडर 31 दिसंबर 2024 पर 4.5 क्या है जी इसका 12 मंथ ECL और लाइफ टाइम ECL कितना है जी। अच्छा, अब स्टार्ट में खड़े होकर 12 मंथ ECL लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यकम जनवरी 24 पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्लियरली बताया नहीं उसने, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर पे तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आ गए ना जी, और अब चूंकि सवाल में कोई आगे तो 31 दिसंबर 25 शुरू हो रहा है, तो सवाल में कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि स्टेज 3 है, मतलब क्रेडिट इम्पेयर्ड है या सिग्निफिकेंट मसले आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 12 मंथ ECL गिवन होने का मतलब क्या है, ये थोड़े वाला तो है ही सही, यानी अगर यहीं पे उसने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 12 मंथ वाले के आगे एक लाइन ऊपर इधर डाली होती ना, इधर एक लाइन डाली होती जिसमें उसने लिखा होता यकम जनवरी 24, तो हम फिर यकम जनवरी 24 पे भी 12 मंथ ECL के ऊपर एंट्री पास करते, ये आपको बताया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब पहले दिन तो कोई एंट्री ना हुई, अब ईयर एंड के ऊपर क्या होगा, आपकी एंट्री होगी। वैसे एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर सारी एंट्रीज करें तो पहले इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री आई, फिर इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, फिर रिसीट की एंट्री कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट डिबेंचर क्रेडिट, ये हो गई एंट्रीज। उसके बाद फिर जो एंट्रीज होती थी वो ज़रा तंग करती थी, जैसे पहली एंट्री फेयर वैल्यू गेन की, वो 3 कॉलम ऐड करके निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट की। अब ये इम्पेयरमेंट की एंट्री चूंकि FET OCI में रख रहे हैं तो क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और होगा कितना यहीं से बता दो, होगा कितना, नहीं कितना, 12 मंथ ECL तो मुझे पता है, वो तो मैंने ग्रीन कर दिया, वो ग्रीन नहीं किया सॉरी। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कौन सा लेना है जी, 31 दिसंबर पे कौन सा लेना है जी, 12 मंथ ECL। तो कितना 4 पॉइंट एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस, ये OCI क्रेडिट, ठीक है। फेयर वैल्यू रिजर्व अलग रखना है, इसको अलग लिख देना है, इसका नाम कोई भी रख लो आप, इसको इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट लिख दो, हमने क्या लिखा था पता नहीं, लॉस अलाउंस नहीं लिखा था, इसमें लॉस अलाउंस नहीं लिखा था आई थिंक, चले खैर जो भी है, बहरहाल लॉस अलाउंस तो क्रेडिट होता है ना उधर एसेट में से, ठीक है ना, तो इसको कुछ भी लिख दें आप, ठीक। अच्छा, मतलब लिखना OCI में है और फेयर वैल्यू रिजर्व के अलग से करके लिख दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारा पहला साल तो ख़त्म हो गया, मैं तो कहता हूँ पहला साल बना भी देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन स्प्रिंग 2026 है, क्वेश्चन नंबर बताना पसंद करेंगे, 6 है YL, और इसमें उसने क्या कहा है जी, PNL बल्कि SOCI और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाए। तो SOCI पूरा वो लिखना है ऊपर, YL स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर, ठीक है ना। ये ना इसमें ना कंजूसी करना, तो इसमें PNL होता है, PNL में क्या आएगा जी, इंटरेस्ट आएगा, एक आधी लाइन और एहतियातन छोड़ दी हमने, उसके बाद OC फेयर वैल्यू रिजर्व आएगा, एहतियातन एक लाइन एडिशनल छोड़ी हुई, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन, सारा कुछ लिखना है आपने, ठीक है। अब इसके अंदर
आपके पास नॉन करंट और करंट एसेट्स में बाइफर्केशन करनी पड़ सकती है इस इन्वेस्टमेंट की, देखेंगे हम देखेंगे। नॉन करंट तो है कि करंट पोर्शन भी आ सकता है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ करंट पोर्शन भी आ जाए, ठीक है। अब 2000 कौन कौन से साल्स हैं, 2025 और 2024, तो फिलहाल हम 2024 पे फोकस करेंगे। अब वर्किंग्स अपनी करते हैं, एंट्रीज अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा, बोल दूंगा कम से कम, ठीक है। अब वर्किंग वन क्या करें जी, एफईटी ओसीआई में अभी रिवाइज करवाया है, हम एफईटी ओसीआई इन्वेस्टमेंट वेंचर्स हो तो अमोर्टाइजेशन वाली कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसमें 3 कॉलम्स ऐड करते हैं। तो पहले अमोर्टाइजेशन वाली कैलकुलेशन करें जी, डेट, इंटरेस्ट, इनकम एट इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट कितना है 15%, और ये किस पे लगेगा, ऑन बैलेंस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस एट कूपन रेट। अब ये ना हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया करते थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, वो मसला क्या है, हाँ 5 मिलियन बॉन्ड्स इंटू 50, अब परचेज प्राइस नहीं लेते होते थे, कूपन रेट तो लगता है फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो 5 इंटू 50 इंटू परसेंटेज कितनी है, 12% कूपन रेट, ठीक है। तो 5 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 5 मिलियन बॉन्ड्स थे, कितने रुपए का एक, और क्या रेट, अब ये चूंकि कांस्टेंट रहता है इसलिए इसको फिर बस इधर से हर दफा लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आया करता था जी, बैलेंस एज ऑन, इंटरेस्ट इनकम नहीं, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव जी, उसके बाद बैलेंस एज ऑन, ठीक है जी। अब सबसे पहला काम इनिशियल मेजरमेंट, किस दिन ये बॉन्ड्स खरीदे थे आपने, 1 जनवरी 2024 पर, तो इनिशियल मेजरमेंट आपने जो करनी है उसके लिए वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वैसे तो हमने 25 तक आना है, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25 बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो चलो 26 भी कर लेना, वैसे 25 से ही पता लग जाएगा, ठीक है। पर एक आधी लाइन एहतियातन छोड़ के वर्किंग टू में आपने इनिशियल मेजरमेंट, कोई अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो, इनिशियल मेजरमेंट करनी है परचेज प्राइस पे, कितनी है परचेज प्राइस 200, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ये कितना बन गया जी, ये 219 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट हो गई, उसके बाद अब ये इंटरेस्ट कूपन वाला कितना बनता है 30, ये तो 30 आ गया, ठीक है। 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2025, लें जी, अब 219 पे लगाएं जरा 15%, 32.85, दिस प्लस दिस माइनस दिस 221.85, इस पे लगाएं 15%, 28, जी 225.13। मैंने इसलिए अगले साल जगह नहीं बनाई क्योंकि मैंने पहली ज़बानी आपको बताया है, अगर इफेक्टिव रेट ज़्यादा हो, कूपन रेट कम हो, तो हमारा सारा ही ये एसेट नॉन करंट होता है, क्योंकि आप लाइन लगाएंगे अगर 24 के एंड पे देखें तो आपको 21 से 25 पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब बढ़ता हुआ नजर आता था तो ये तो सिंपल केस था, इसमें हम कहते थे कि सारे का सारा ही नॉन करंट है, कुछ करंट नहीं है। और करंट कब बनता था, जब इफेक्टिव कम हो, कूपन ज़्यादा हो, तो फिर कुछ कम होता था, तो जो कम हो रहा है उसको करंट में डालते थे, और बाकी फिर स्पेशल केसेस भी आए थे जिनके अंदर ईयर एंड डिफरेंट होता था, तो उसमें फिर हमने कैरी डाउन पहले खुद निकाला था, दिस प्लस कुछ महीने का इंटरेस्ट,
ठीक है ना। और फिर अगले महीने में जो पेमेंट आ रही थी वो करंट डाल के बाकी नॉन करंट कर रहे होते थे। ये केसेस हमने किए हुए हैं करंट नॉन करंट वाले। तो इसलिए मैंने आगे 25 के लिए 26 नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है अगले साल भी ऐसा ही होना है, इसने और बढ़ना है। सही है। अच्छा जी, अब एंट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वैसे मैं बोल रहा हूँ पहली एंट्री आप बोल रहे हैं, बल्कि एंट्री बोले, रिवाइज हो रहा है ना, एंट्री बोले, इंसान बन जाओ जी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अब ये मेरे लिए रेलिवेंट हो गया, इनकम में लिखूंगा, फिर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये कहीं नहीं लिखना हमने, और क्लोजिंग ये वाला बैलेंस शीट में नहीं आना, फिर फेयर वैल्यू ने आना है, तो फिर फेयर वैल्यू एज ऑन हो जाएगी बैलेंस शीट में, फिर गेन लॉस एज ऑन, और फिर फॉर द ईयर निकाल के उसकी एंट्री करनी। तो ये अभी हमने करना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलो ये भी कर लेते हैं। फिर आगे 2 कॉलम्स ऐड होते थे, तो फेयर वैल्यू एज ऑन, इधर लाओ भाई हामिद, फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 24 कितनी है जी, 228, ठीक है। अभी मैं इसकी बात बाद में करता हूँ। तो 228 फेयर वैल्यू एज ऑन, फेयर वैल्यू एज ऑन जी बताइएगा 228, ठीक है। अब फेयर वैल्यू एज ऑन और बैलेंस एज ऑन के डिफरेंस से आ जाएगा गेन या लॉस। ये गेन या लॉस भी क्या होगा जी, एज ऑन। मुझे इससे भी एंट्री नहीं करनी, लेकिन निकाल तो लें। तो 221.85 और इसका डिफरेंस कितना, 6.15, ठीक है। अब हम यूँ कहते थे जी, 0 से इस पर आया है, तो इसका मतलब फॉर द ईयर गेन आया है। तो हमने यूँ फिर लिखना होता था गेन लॉस, पता नहीं क्या लिखते थे, मुझे याद नहीं, लेकिन बस ये याद है, गेन लॉस फॉर द ईयर, ठीक है जी। ये फिगर निकालते थे, ये 6.15, ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं एंट्रीज दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। एंट्री नंबर 1 पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी एंट्री अब ये 6.15 की एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व OCI में क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब आता है इम्पेयरमेंट का मामला। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ रहा है 31 दिसंबर 24 पे 4.5। अगर मैंने अर्ज किया कि यकम जनवरी 24 में भी लिखा होता तो मैं पहले दिन भी एंट्री करता, चले खैर। अब ये 4.5 की एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये कहीं वहाँ वर्किंग में नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये एंट्री क्या होगी जी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट OCI क्रेडिट, OCI क्रेडिट कितने से जी। और साथ ही आप एक काम किया करते थे, याद है, आप यूँ कहा करते थे जी बैलेंस निकाल लो, ठीक है। तो फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस, तो क्रेडिट 6 पॉइंट, मैं दोनों, चलो मैं ये एंट्रीज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये एंट्री सुन लो, ठीक है। आपने 31 दिसंबर 2024 पे पहले फेयर वैल्यू की एंट्री की, जो ये OCI को हिट कर रही, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनी जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट और OCI क्रेडिट, OCI क्रेडिट क्या है जी, ये फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज है, 6 पॉइंट कितना है 15। और उसके साथ ही आपने दूसरी एंट्री पास की इसी दिन 31 दिसंबर 24 पर, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट PNL में। हम कहते हैं अजीब बात है, PNL में जा रहा है OCI से निकल रहा है, ठीक है बस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI क्रेडिट। और ये क्या है जी, ये इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट लिखो, इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट लिखो, ठीक है। गेन ऑन इम्पेयरमेंट कुछ भी लिख लो, इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट लिख लो, ठीक है, इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट। लॉस अलाउंस तो नहीं है ना, OCI में फेंका है ना, ठीक है। कितना, अब देखो ना, ये इस साल के एंड पर ये काम हो गया ना, तो फिर हम बैलेंस निकाला करते थे, याद है, बैलेंस निकाला करते थे। अब आज भी आपका बैलेंस, वो जो आप कहा करते थे सर ये ही ना उठा लें,
तो आज भी मारेंगे ना आप अगर यही उठाएं तो। इसलिए एक आदत बनाई थी शुरू से, एक आधी जगह पे सिर्फ ये यूज़ हो जाएगा ना, वरना तो हर जगह पे आप देख रहे होते थे कि आपका बैलेंस जो निकालते थे आप इक्विटी में डालने के लिए, वो ऐसे ही निकालना पड़ता था। ठीक है, तो ये वर्किंग कर लेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया जी, क्रेडिट 6.19 और डेबिट कैसे लिखा, ऐसे लिखते थे, बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व, यूँ लिखते थे ना जी। तो इसमें हम कहते थे जी ओपनिंग कितना है 0, फिर फॉर द ईयर, अब ये मैं कह रहा हूँ फॉर द ईयर क्रेडिट हुआ कितना, ये दोनों है ना दोनों, ठीक है, तो क्रेडिट 6.15 और डेबिट 4.5, तो नेट क्या बना जी 1 पॉइंट, क्रेडिट ये भी क्रेडिट है, ओके ओके ओके, क्रेडिट कितना हो गया 4.5 ही, तो ये कितना बन गया टोटल क्रेडिट 10.65, तो क्लोजिंग क्या बन गया जी क्रेडिट 10.65, तो बैलेंस शीट में ये नजर आएगा। ठीक है, ये वर्किंग आप जिस तरह से मर्जी कर लेना, मुझे उससे मसला कोई नहीं है, मैं तो वैसे ही ज़रा उसी तरतीब पे करा दी, बस ये वर्किंग कहीं शो करनी है ना, यानी जहाँ पे आपने इक्विटी शो करनी है, इक्विटी के अंदर ये फेयर वैल्यू रिजर्व शो करना है, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, तो आप उसको मतलब बैलेंस शीट में शो करते हुए प्लस माइनस वहीं पे कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन कहते इसको फेयर वैल्यू रिजर्व ही है, इसीलिए मैंने इसको इकट्ठा ही रख दिया, तो बस आप OCI के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व लिखें, उसको एडजस्टमेंट लिख लें, कोई मसला नहीं उससे होता। ठीक है, लेके इसको फेयर वैल्यू रिजर्व में ही जाना, इसी के साथ ही लेके जाना है हमने। चलें, अब ये ज़रा मैंने एंट्रीज कराई, थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें जी, ये एंट्रीज तो नज़र आ रही थी, ठीक है, इनको ज़रा ले आओ PNL के अंदर, तो सबसे पहले क्या आएगा जी PNL में, इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली वर्किंग से ही उठाई हमने 32.85, फिर जी, फिर इधर ही रहो इधर ही रहो इधर ही रहो इधर ही रहो, फिर जी ये तो नहीं आता बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये जाएगा 228, बड़ी आसानी है 228, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में, अच्छा अब यहाँ पे वैसे ही फेयर वैल्यू पे रखना है, तो जान ही छूट गई हमारी वैसे ही करंट नॉन करंट वाली कहानी से, खैर चलें छोड़े। नॉन करंट एसेट्स में क्या आ रहा है जी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ही है ना, हैं बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, हमारी ज़रा आदत नाम हमने वही याद रखा हुआ है ना, आदत बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स वर्किंग वन, और ये भी वर्किंग, ये वर्किंग वन नहीं है तो फेयर वैल्यू पे सवाल से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी कितना 20 अच्छा 220, चौबीस भी लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ तक आ गए जी। उसके बाद ये कहाँ जाएगा OCI में, तो यहाँ पे हमने OCI में लिखा जी फेयर वैल्यू चेंज कितना 6.15, और उसके बाद इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट, लेकिन ये दोनों जगह नज़र आएगी, एंट्री देखो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इधर इम्पेयरमेंट लॉस भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से 4.5 से, और OCI में इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट या इम्पेयरमेंट लॉस ही लिख दें क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी इक्विटी के अंदर करंट एसेट तो कोई नहीं आया, हटा दूँ ना, इक्विटी लिखा रहने दें, आप अपने पास लिखा रहने दें, इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व आता है जी। अब फेयर वैल्यू रिजर्व चूंकि मैंने एंट्री करते हुए तो निकाल लिया है, सही है, अगर आप एंट्री ना करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकालें वो यहाँ पे कर ले, छोटी सी वर्किंग, क्या ख्याल है, ठीक है। तो हमने 2024 के लिए ये वर्किंग कर लेनी है पहले, तो हमने यूँ लिखा जी, यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट कितना जी 6.15 एंड
क्रेडिट 4.5। ये इस तरह से कर लेंगे तो वो वर्किंग, वो एंट्री दिमाग में चल रही होगी, बस ये यहाँ पे कर लिया आपने, ठीक है। तो बोलें जी 10.65 क्रेडिट आ रहा है ना, तो क्रेडिट, डेबिट आएगा तो यहीं पे नेगेटिव करेंगे, कहीं और जाता नहीं है, यहीं रहता है, ठीक हो गया। अब एक साल आगे बढ़ते हैं, अब वही तरतीब रखें जी। फिर अगला साल आया तो इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला इनकम रिकॉर्ड किया आपने 33.28, ठीक हो गया। फिर कूपन रेट वाले को कुछ नहीं करते, ये क्लोजिंग जो आया इस पे नहीं, बल्कि इसको उठा के ले जाना है इसकी फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है जी, फेयर वैल्यू सवाल में कितनी है जी 220। तो 220 कितना 5.13, तो ये तो लॉस आ गया, ठीक है। यहाँ पे गेन था और यहाँ पे क्या आ गया जी, हैं क्यों इतना ज़्यादा, ये तो एक आध रुपया नहीं बनता। हाँ जी, 6 के गेन से ऐसी गिरावट आई कि पहले सिफर हुए और फिर तो लॉस कितना आया 11.28 का लॉस आ गया। अब इस लॉस की एंट्री दिमाग में करो, इंपेयरमेंट लॉस नहीं भाई, OCI डेबिट, उस फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज नेगेटिव साइन के साथ, OCI डेबिट, तो फेयर वैल्यू चेंज 11.28 पेज, तो OCI डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक हो गया जी, सही है। अब इधर देखो, ये जो 10.65 का क्रेडिट पड़ा था ना, इसको एक डेबिट पड़ गया है और ये नेगेटिव हो चुका है। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या होता है। फिर उसने कहा जी, ऊपर वाली लाइन आप मैं पढ़ रहा हूँ जी, ऑन 31 दिसंबर 25 YL रिसीव्ड द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, 25 का इंटरेस्ट आ गया है, यानी आप एंट्री अगर कर रहे एंट्रीज कर रहे होते तो आपने ये वाली एंट्री भी कर लेनी थी, क्या, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट, ठीक है। लेकिन however due to deteriorating credit rating of bonds while determined that there has been significant increase in credit risk since acquisition, लेकिन अभी क्रेडिट इंपेयर नहीं हुआ। अच्छा इंपेयर हो भी जाता वो तो अगले साल के इंटरेस्ट का मसला था ना, हमारा काम फिर भी चलता। बहरहाल सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, हाई क्रेडिट रिस्क हो गया है, लेकिन क्रेडिट इंपेयर नहीं हुआ, स्टेज 2 पे चले गए। तो अब क्या करेंगे, लाइफ टाइम ECL, तो लाइफ टाइम ECL इसमें उठाना है हमने 31 दिसंबर पे 17.2। अब ये 17.2 पे लेकर जाना है तो इम्पेयरमेंट एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, लेकिन एक मुसीबत है, पहले कहाँ पे पड़ा है, हाँ जी, तो ये अब मैं एंट्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ तो आती रहे ना, ठीक है। तो एंट्री करते हैं जी अगले साल की एंट्रीज, इसको ना ये जगह खाली है इधर ही ले आते हैं जी। 31 दिसंबर 2025 पे आए, एंट्री से तो समझ आ जाती है, ना समझ आए पर्चे में तो आप भी एंट्री कर लें, कोई मसला नहीं। 8 नंबर का सवाल और वर्किंग टकेगी नहीं थी इसके अंदर, थोड़ी सी वर्किंग है, ठीक है ना, आराम सुकून से करें, आप पूरे नंबर लें, 10 मिनट में हो जाना था ये जी। OCI में फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज आपने डेबिट किया अभी, कितना, ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, पिछले वाले गेन लॉस से ही तो लिया, तो ऐसे ही आपने इम्पेयरमेंट को भी करना है। 4.15 पे तो ऑलरेडी आपने पिछले साल के एंड में बुक किया हुआ था, रिस्क उसी से ही बढ़ के 7 पॉइंट पता नहीं 17 जो भी हुआ है, देख लेते हैं। तो फिलहाल तो एंट्री कराओ, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर नहीं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है जी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्रेडिट, कितने से जी, कितना लॉस आया 11.28, ठीक है। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना तो है, क्योंकि 4 से बढ़ के ये कहानी 17.5 पे 17.2 पे गई है, ठीक है। तो 31 दिसंबर पर ही आपने इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करना है और OCI को क्रेडिट करना है, इसको आपने नाम दे दिया है आज इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट का, ठीक है जी। ये सवाल ना आपकी किताब के एंड पे मौजूद है, सवाल देखना चाहें, सोल्यूशन भी है बल्कि, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, खैर सवाल तो सामने है ही जी। अब इधर जो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है ना जी आपने,
उसके लिए आपने 17.2 नहीं बुक करना बल्कि 4.5 माइनस करना है। बोले 12.7 से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और लेकिन बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व तो फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो ओपनिंग कितना पड़ा था जी? ओपनिंग क्रेडिट 10.65 और फिर फॉर द ईयर क्या हालात हुए जी इसके साथ? एक डेबिट पड़ा 11.28 का एंड एक क्रेडिट पड़ा है 12.7 का। बचत हो गई है जी। तो बताएं जी क्या आंसर है? क्रेडिट कितना? 1.42। तो क्लोजिंग क्या आ गया जी? 12.07 क्रेडिट 07। ठीक है जी। पोस्टिंग कर लें जी। अब तो यहाँ पे जो एडजस्टमेट करनी है इसकी वर्किंग शो अगर यहाँ करना चाहे तो कोई 25 के लिए वर्किंग शो कर दें। यहाँ पे हमने क्या किया है जी? 17 पॉइंट कितना था? 2 में से 4.5 माइनस करके मजीद कितना रिकॉर्ड किया है? ठीक है जी। अब ये देखो इसकी डबल एंट्री पूरी तरह से करें ना, ये वैसे इधर करना चाहिए था, ये वर्किंग यहाँ करनी चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक हुआ इस साल का 2025 का? 17.2 माइनस 4 पॉइंट जी 12 पॉइंट, तो 12.7 से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI 12.7 से क्रेडिट। तो ज़रा सीधा हो गया, वर्किंग वहाँ शो कर दे। अब इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स तो नज़र आ रहा होगा अपनी फेयर वैल्यू पे 220 पे, लेकिन फेयर वैल्यू रिजर्व 25 के लिए अब इधर देखो, यहाँ से शुरू करो। क्रेडिट में पड़ा था, क्रेडिट था 10.65। ठीक है। फिर क्या हुआ? डेबिट कितना पड़ा? 11.28 और क्रेडिट कितना पड़ा? 12.7। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। प्लस माइनस भी शो कर सकते हैं। प्लस माइनस ज़रा संभालना नहीं जाता इसलिए ज़रा थोड़ा सा आप देखें, क्रेडिट वाले ऐड कर लें और ये ना माइनस कर लें तो आंसर सवाल खत्म। ठीक है जी। तो IFRS 9 में कोई मसला है तो बता सकते हैं मुझे अभी भी आप। हाँ, वो ज़ीरो बॉन्ड वाला भाई कह रहे थे यार सवाल अब वो हो ही गया वैसे तो, क्या अब उसका करना रह गया? कौन से पेज पे था? लेकिन चूंकि कहा था तो करके ही छोड़ेंगे, अगर करने तक जिंदा रहे तो। हाँ, अगले सांस को पता है कौन सवाल था? दसना ना, दसना ना, मैं खुद पहुंच रहा हूँ दसना ना। जी बेटा, पेज नंबर यानी आप आखिरी क्लास में वॉल्यूम 2 नहीं लाए, 1 नहीं लाए, सॉरी। बताओ यार, बताओ भाई। एग्जाम्पल 18 चल ही नहीं रहा ये तो क्वेश्चन 18 है। जी बताएं जी सवाल। मैं खुद ही ढूंढता हूँ जी, सारे सवाल मैं पकड़ता हूँ, अभी 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 ढूंढ लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान ना हो, मुझे दे दें बस 2-3 मिनट दे दें मुझे। देखा, मैं चल पड़ा था इधर। पेज 935 पे सवाल वही है, देख लो। क्वेश्चन कौन सा? हाँ, तो 18 क्यों बोला? अच्छा सॉरी, नॉट पेंडिंग। चलो जी, अब ये वैसे ही है, अब कार्रवाई प्रोग्राम है। ठीक है, रह जो गया था उस वक्त तो वी परचेज 430 डिवेंचर्स ऑन यकम जनवरी 12, फेस वैल्यू इज 100
परचेज की एट प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट परचेज की इतनी है, कैरी करता है 0% इंटरेस्ट रेट, टेन्योर 3 साल है, रिडीमेबल भी प्रीमियम पे है, लेकिन यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। तो IFRS 9 तो इसको कहता है ना कि जो आपने इफेक्टिवली कमाया वो बुक करो P&L में। अब ये कोई एकदम थोड़ा ही आपको 3 साल बाद कड़क करके इनकम आ जानी है, तो 3 साल आपने उसको पैसे दिए रखे तो उसी की इनकम है, तो आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टिव रेट पे उसको बुक कर लें। अब अगर आप एक्सेल की शीट के ऊपर IRR निकालें तो उसका ये IRR ही निकलेगा कि इफेक्टिवली ये हर साल ये कमा रहे हैं। तो ये इतनी सी बात थी बस, ठीक है। खैर आप तो वर्किंग करेंगे। डेट, इंटरेस्ट, अब ये क्या है जी, परचेज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट, ये इफेक्टिव रेट कितना है जी, ऑफ 3.6638% ऑन बैलेंस, ठीक है जी। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड एट कूपन होता है, वो बेशक 0 लिख दो, रिसीव हो ही नहीं रहा क्योंकि कूपन उसके ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि ये 0% है, ठीक है ना। तो 0% के ऊपर कोई कैश नहीं आ रहा। और फिर क्या है जी, बैलेंस। अब इनिशियल मेजरमेंट होगी परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। बचपन के सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे ख्याल में है थी, इसमें है जी। अब अगली बात, सबसे पहली चीज़ हम निकाला करते थे इसमें परचेज प्राइस, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट होती थी, हमने कहा था जी ये वर्किंग 1 है मसलन, तो वर्किंग 2 इनिशियल मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए होती थी परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी। हमने खरीदे हैं 430 डिवेंचर्स, और हर डिवेंचर 100 रुपये की फेस वैल्यू रखता है, लेकिन हमने उसको ख़रीदा है इस 130 रुपये का, ऐसे ही है 130। 1.3, ठीक है। क्या आ गई जी परचेज प्राइस, 55। अब ये 55,900 आ गई परचेज प्राइस। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है जी सवाल के अंदर, 2000, क्योंकि एमोटाइज कॉस्ट है। अटेंशन इज टू होल्ड टिल मेच्योरिटी, एमोटाइज कॉस्ट है, तो फिर 2000 ऐड किया आपने, आंसर क्या आ गया। इसका सोल्यूशन नहीं था, तभी तो 59, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि सही किया होगा जी। किस दिन, 1 जनवरी 2012। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 आएगा। बताओ जी इंटरेस्ट, 2121.3 अपने पास रखो, 0। आंसर बताओ, क्या मैच्योरिटी है इसकी, मैच्योरिटी कितने साल की है। चलो फिर तो कोई नहीं, इतनी जल्दी हो ही जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, डबल बढ़ना है बेटा, 5796, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 आएगा, 99 माइनस 0 6,220। हाँ 1 मिटेगा तो था ना। 6,220, 220 मिट गया, ठीक है जी। फिर जी 31 दिसंबर 14, ये आखिरी साल है, और वो क्या कह रहा था कि इसमें टेन्योर 3 साल है, ठीक है। तो यकम जानी जी 2280 और 2280, अब ये भी मिलेगा। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, अब ये रिडेम्पशन वैल्यू निकालनी है। तो वर्किंग नंबर 4 रिडेम्पशन वैल्यू, ये तो वर्किंग 2 से निकाला ना, और इसके लिए वर्किंग 3 की थी। और वर्किंग 4 क्या है जी, रिडेम्पशन वैल्यू। क्या कह रहा है जी, जब वापस करेंगे तो हर डिवेंचर 50% प्रीमियम पे वापस होगा। बताओ आंसर,
64, तो ये 64500 यहाँ पे लिया आपने, टोटल कितना आता है 66780 माइनस करो, बराबर हुआ, ये गड़बड़ हुई, जी कितना आ रहा है, ध्यान से देखो क्या किया है। 1 जनवरी पर लिया था डिबेंचर 100 रुपये का, परचेज किया था प्रीमियम पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट परचेज के टाइम पे, जी एक मिनट, इंटरेस्ट रिसीव नहीं ना होना, तो सॉरी जी, वो तो बस हमने कहा था कि रिकॉर्ड हुआ है, तो ये रिडेम्पशन वैल्यू ही मिलेगी 64,500 बराबर होना चाहिए जी। असल में 0% कूपन था ना, आखिर में कैसे आ गया, सॉरी जी ठीक है। तो असल में वो मामला क्या है, मामला ये है कि हमने आज एक चीज़ जो है वो ख़रीदी 5700 की है, सॉरी 5500 की है, और वो हम कल को जब वापस करेंगे तो उसके हमें मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। खरीदी 5500 की, वापस करने के 64, तो ये कमाई ही तो है। अब इस कमाई को IFRS 9 कहता है कि आप 3 साल के ऊपर बांट के रिकॉर्ड करो, और इफेक्टिव रेट के ऊपर ही करवाता है, तो इफेक्टिवली कुछ तो कमाया ना। अब IRR उसी शीट से आप निकाल कर देख सकते हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग यही वाला निकलना था, ठीक है। तो ये कूपन रेट अगर 0 हो तो ठीक है। लें जी, अब IFRS 9 और IFRS 15 भी मेरी तरफ से तो ओके है, कोई अगर मसला है तो। क्या चीज़, अगर हाँ, अगर ये एमोटाइज कॉस्ट से आता सवाल तो फिर भी बाइफरकेशन नहीं होनी थी ना, यहाँ पे रोक दो ना, ये सवाल है। तो 219 से 221 हो गया, 221 से 225 हो गया, सारा ही करंट में, सारा ही नॉन करंट में, करंट में कुछ आना ही नहीं। सबसे पहला केस, अपने साल के नीचे लाइन लगाओ, ये अगले साल कम होता नजर आ रहा है ज़्यादा, तो इम्पेयरमेंट का इसके ऊपर क्या असर पड़ना, बस ठीक है। हाँ, वो आप रिकॉर्ड कर लें, किसी एक में डाल दें। वैसे ऐसा ना आई कि किताब के अंदर कहीं पे, मैंने बड़ा ढूंढा आपके सवाल के बाद, फिर कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है इसका, तो फिर कॉमन सेंस यूज़ करें। आपने करंट नॉन करंट अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, फिर करंट नॉन करंट अलग पड़े हैं, तो फिर आप उसको नॉन करंट में से माइनस कर लें, फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। हाँ, टेस्ट नंबर बता दें मुझे, टेस्ट नंबर बता दें, अभी नहीं बता, याद करके बताएं मुझे, ठीक है जी। पार्ट 1 को क्लोज करते हैं, पार्ट 3 को क्लोज करते हैं, और 10 मिनट बाद शुरू करते हैं। फिर कंसोलिडेशन का सवाल पहले करेंगे, बाकी उसकी रिवीजन्स वगैरह बाद में, यानी जो रिसेंट टाइम में सवाल आया हुआ है ना, वो पहले कर लेंगे, और फिर छोटी मोटी बातें जैसे एसोसिएट की कोई एक आधा सफ़ा रहता है पढ़ने वाला, कोई अगर कोई MCQ 2-4 कराने हैं मैंने, कोई दिल कर रहा है मेरा, तो वो सारे काम बाद में इंशाल्लाह। लेकिन एक नज़र ज़रा रिसेंट टाइम के ऊपर डाल दें पार्ट 1 क्लोज करने से पहले। इसमें कोई MCQ तो नहीं हमने मज़ीद कर लिया, IS 21 नहीं जी, नहीं कोई और MCQ नहीं, ठीक है जी। तो पार्ट 3 क्लोज कर दें।